हेलो दोस्तों, मैं रजनी बुद्ध आपका स्वागत करती हूँ आपकी अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 123 बाई रजनी मेंबर। तो देखिए दोस्तों, हमने नवोदय विद्यालय के पेपर सेट 13 कंप्लीट कर लिए थे। आज हमें पेपर सेट नंबर 14 पढ़ना था। तो हम देखेंगे कि पेपर सेट नंबर 14 में हमसे क्या पूछा गया है या कितने क्वेश्चन हमको सॉल्व करने हैं। तो चलिए हम एक एक करके सारे क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 की। तो इसके लिए आप पेपर सेट को कंटिन्यू लाइन से पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में अपनी राय को जरूर दीजिए। तो चलिए देखिए, आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41 कि क्वेश्चन नंबर 41 में हमें क्या दिया गया है और क्या हमसे पूछा गया है। तो हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 की। तो क्वेश्चन नंबर 41 में हमसे बोला गया है कि 19,000 प्लस 19 सैकड़ा प्लस 19 इकाई इसके बराबर क्या होगा। तो फिर देखिए दोस्तों, यहाँ पे बोला गया है 19,000, तो इसमें किसका गुणा करना है 19,000 का, प्लस क्या लिखा है लास्ट में 19 सैकड़ा, तो इसमें किसका गुणा करना है सैकड़ा का, प्लस 19 इकाई, तो इसमें किसका गुणा करना है इकाई मतलब एक का, और इसका बताना है कि इसके आगे यानी इसका जोड़ क्या आएगा। तो देखिए, जब हम इसमें 1000 का गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 19,000, प्लस 19 में 100 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1900, और 19 एकम 19। अब हमें इन्हें क्या करना है ऐड करना है। तो देखिए, ये 19 इधर ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 19,000 प्लस 1919। अब इसको यहाँ ऐड करेंगे तो ये 3 अंक तो ज्यों की त्यों आ जाएंगे क्योंकि ऊपर 0 दिया गया है, और एक 9 में एक जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 10, 10 का शून्य हंसालाई 1 और 1 मिलके कितना हो जाएगा 2, यानी 20,919 हमारे सवाल का आंसर होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 41 को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 42। तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 42 में हमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 42 में लिख रहा है कि 2424 में 2 के स्थानीय मान का योगफल, किसमें 2424, किसमें 2424 में 2 के स्थानीय मान का योगफल बताना है। हमें क्या करना है 2 के स्थानीय मान का योगफल बताना है। तो जब हम इस वाले 2 के स्थानीय मान की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 2000, क्योंकि 2 के बाद 3 अंक दिए हैं, प्लस ये वाला 2 लिखा और इसके बाद कितने अंक है एक ही अंक है तो एक 0 बढ़ा देंगे। अब इसको उठा करके इसमें जोड़ देंगे तो देखिए ये 2 है और 2 यहाँ पे 0 है तो ज्यों का त्यों हो जाएगा हमारा जोड़, यानी 20 ज्यों का त्यों। इसके बाद ये 20 बचता है तो 20 ज्यों का त्यों, यानी 20 हमारे इस सवाल का आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 42 को भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 43 और देखते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 43 में क्या पूछा गया है। इसमें अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 43 की। क्वेश्चन नंबर 43 में लिखा है कि एक अभाज्य संख्या होती है। तो देखिए, इसमें से पूछ रहा है कि एक अभाज्य संख्या होती है, एक सम संख्या। हम ऐसा नहीं कह सकते हैं क्योंकि हमारी अभाज्य संख्या 2 से शुरू होती है, तो 2 3 4 5 ये चलती है, सॉरी 4 नहीं आएगा इसमें, 5 5 7 आगे चलेगी तो ये आगे हो जाएगा हमारा 11 13। तो देखिए, इसमें ये सम भी है और ये विषम भी है, इसलिए पहला ऑप्शन लिखा है कि ये सम संख्या होती है, ऐसा हम बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। यह एक विषम संख्या होती है, हम ऐसा भी नहीं कह सकते हैं। यह एक सम संख्या संयुक्त संख्या होती है, हम ऐसा भी नहीं कह सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा आंसर इनमें से कोई नहीं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 44 की। किसकी बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 44 की। तो देखते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 44 में क्या हमसे बोला गया है। तो इसमें लिखा है कि एक मछली टैंक की लंबाई, यानी कोई एक मछली टैंक है जिसमें उसकी लंबाई दी गई है 40 मीटर, चौड़ाई 60 मीटर और सेंटीमीटर में दिया है, तथा ऊंचाई दी गई है 50 मीटर 50 सेंटीमीटर। यानी लंबाई को हम a मान लेते हैं, चौड़ाई को b मान लेते हैं, ऊंचाई को c मान लेते हैं, और इसकी वैल्यू दी गई हमें है 60 40 60 50। कितनी दी गई है 40 60 और 50। किस में दी गई है सेंटीमीटर में, किस में सेंटीमीटर में। अब हमें क्या निकालना है, वो कह रहा है कि इसमें 50 लीटर पानी से पहले से है, इस टैंक को पानी से पूरा भरने के लिए कितने लीटर पानी और डालना पड़ेगा। तो देखिए, जब भी इसमें पानी डालने की बात कर रहे हैं इसका मतलब है हमें इसका क्या निकालना है वॉल्यूम, यानी आयतन निकालना है। क्या निकालना है आयतन, क्योंकि पानी कहाँ भरेंगे हम आयतन में। आयतन का फॉर्मूला हो जाएगा ABC, क्योंकि इसमें लंबाई चौड़ाई अलग अलग है तो ये घनाभ का फॉर्मूला लगेगा, घनाभ का लगेगा। तो देखिए क्या हो जाएगा 40 गुणा 60 गुणा 50। तो देखिए ये 3 जीरो उठा करके तो हम ज्यों के त्यों रख लेंगे,
अब 6 का गुणा 5 में करेंगे तो हो जाएगा 30 और ये हमारा 4 ज्यों का तो रहेगा। अब इसका गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 4 के 12 और कितने जीरो हो जाएंगे हमारे पास 4 जीरो। कितने जीरो 4 जीरो। अब हमें क्या करना है, ये हमें दिया गया है सेंटीमीटर क्यूब में। किसमें दिया गया है सेंटीमीटर क्यूब में। जैसे ही हम इसमें 1000 का भाग लगा देंगे ये चीज किसमें कन्वर्ट हो जाएगी लीटर में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगी लीटर में। यानी 12 में हम कितना भाग लगा देंगे 1000 का तो 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे। हमारे पास आंसर कितना आया 120। यानी उस टैंक की जो क्षमता है उसमें 120 लीटर पानी बन सकता है, जिसमें से 50 लीटर पानी उसमें से है। 50 लीटर टैंक पानी में भरा गया है। यानी अब कितना चाहिए तो 120 माइनस 50 बराबर कितना आ जाएगा 70। यानी 70 लीटर पानी की और आवश्यकता पड़ेगी यदि हमें उस मछली टैंक को पूरा भरना है तो। इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 44 को कंप्लीट कर लिया है। अब हमें पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 45। तो देखते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 45 में क्या दिया गया है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 45 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 45 में बोला है कि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए ये कोई वर्ग दिया गया है, ये कोई वर्ग है और ये उसका विकर्ण है और इसकी लंबाई हमको दी गई है। कितनी दी गई है 8 सेंटीमीटर। ये 8 सेंटीमीटर है और हम जानते हैं वर्ग के विकर्ण का फॉर्मूला। वर्ग का विकर्ण, तो वर्ग का विकर्ण जो होता है वो क्या होता है, वो होता है a√2। वर्ग के विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है a√2। यहाँ तो हमें वर्ग के विकर्ण की वैल्यू दी गई है। कितनी दी गई है 8 बराबर a√2। अब क्या करें हम, हमें जो वर्ग का विकर्ण निकालना है ये हमें आंसर इसका पॉइंटों में दिया गया है। तो अब हम निकाल लें a की वैल्यू, तो a बराबर हो जाएगा 8/√2। फिर क्या करेंगे तो ये हो जाएगा 8/√2 और इसका कर देंगे परमेयीकरण तो ये ऊपर नीचे गुणा हो जाएगा। क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा। तो a बराबर क्या आएगा 8√2/2 का √2 का √2 में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 2। इसका रूट चिन्ह हट जाता है, 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 4√2। अब हम जानते हैं कि √2 का मान कितना होता है 4 गुणे 1.414। अब हम गुणा कर लेते हैं। 4 चौको 16 किया 6 हंसल आई 1 4 1 4 और 1 5 16 चौको 56 3 अंक बाद दशमलव लगना है तो इतना हो जाएगा 5.6। तो ये जिस ऑप्शन में हमें दिया होगा 5.65 वो हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 45 को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमें बात करना है क्वेश्चन नंबर 46 की। तो देखते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 46 में क्या दिया गया है और क्या हमसे पूछा गया है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 46। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 46 में हमें क्या दिया गया है 46। क्वेश्चन नंबर 46 में लिखा है कि 15 मीटर लंबा 8 मीटर चौड़ा चौड़ाई वाले आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए ये कोई आयताकार दिया गया है ये, और हमें इसकी 15 मीटर लंबाई दी गई है और 8 मीटर चौड़ाई दी गई है। क्या दी गई है 8 मीटर इसकी चौड़ाई दी गई है। हमसे क्या पूछ लिया गया है आयत का क्षेत्रफल पूछ लिया गया है। तो देखिए यहाँ पे आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितना दिया है 15, चौड़ाई कितना दिया है 8, 15 8 120, 15 8 120 और यहाँ मीटर दिया था तो हमारा आंसर किसमें हो जाएगा मीटर स्क्वायर में। कितना हो जाएगा मीटर स्क्वायर में। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 46 को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 47। तो देखते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 47 में क्या पूछा गया है। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की। क्वेश्चन नंबर 47 में लिखा है कि 2 दशमलवों का गुणनफल इतना दिया गया है। यदि दशमलव की एक संख्या का मान इतना है तो दूसरी का पता लगाना है। तो हम देखेंगे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। देखिए पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या का हमें जो दशमलव का मान दिया गया है वो कितना दिया गया है 20.73 यानी 7326। 20.7326 इतना हमें दिया गया है। इसमें से हमें एक संख्या भी दी गई है। एक संख्या क्या दी गई है हमें 4.13। कितनी दी गई है 4.13 गुणे दूसरी संख्या निकाल ली है बराबर 20.7326।
तो दूसरी संख्या बराबर देखेंगे कि क्या हो जाएगा, 20.7326 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 4.8। अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे कितने अंक बाद दशमलव लगा है, 2 अंक बाद, और ऊपर कितने अंक बाद दशमलव लगा है, 4 अंक बाद। कितने अंक बाद, 4 अंक बाद। तो यहाँ पे देखिए ये कितना हो जाएगा, 20, 73, 26। तो नीचे से 2 अंक से 2 अंक तो कट जाएगा, लेकिन ऊपर 2 अंक दशमलव एक्स्ट्रा लगेगा, इसलिए क्या हो जाएगा, 2 जीरो नीचे बढ़ जाएंगे। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए ये किससे कटेगा, 413। तो अगर हम इसमें 5 का भाग लगा दें तो क्या ये कट जाएगा। चलिए चेक करते हैं कि 413 गुणे 5, 13 पंचे 65 और 5 चौको 20, ये हो जाएगा 2065, और ये लिखा है 2073। कितना लिखा है, 20, ये आ रहा है हमारा 2065 और ये आ रहा है 2073। तो हम देखेंगे यहाँ पर, देखिए ये लिखा है हमारा 2073 और 13 पना 65 और ये आया है 5 चौको 20। इसको इसमें से घटाते हैं क्योंकि अभी हमने भाग कितनी बार दिया है, 5 बार। तो इसको घटाएंगे तो 13 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 8। यहाँ कुछ नहीं बचेगा, ये सब कट जाएगा। हमने कहा 73 तक यूज कर लिया है। अगला जो हमारा अंक बचा है वो कितना बचा है, 6। क्या बचा है, 6 नहीं 26 बचा है। क्या बचा है, हमने 73 तक यूज कर लिया तो ये हमारा 2 बचा है। तो भाग नहीं जाएगा, यानी हमने पहले 5 बार काटा, फिर भाग नहीं जाएगा तो 0 लिख लिया, यहाँ पर भी 0 बढ़ा लिया। अब हम इसका गुणा करें कि जिससे हमारा आंसर इतना आ जाए। तो ये कितनी बार में आएगा, यहाँ पे 0 नहीं, यहाँ पे 6 दिया है। क्या दिया है, 6। तो 13 दूनी 26, 4 दूनी 8, इससे काटेंगे तो ये 2 बार में और कट जाएगा। यानी जो हमारी सेकंड संख्या आएगी वो कितनी हो जाएगी, 502 बटे में 100। कितनी आएगी, बटे में 100। अब देखिए नीचे 2 जीरो हैं तो ऊपर 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा। तो ये हमारी सेकंड संख्या आ चुकी है। इस प्रकार से मैं आशा करूंगी कि आपको क्वेश्चन नंबर 47 भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 48। तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 48 में हमें क्या दिया गया है और क्या हमसे पूछा गया है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 48। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 में क्या बोला गया है कि एक संगठन में 34-50 कर्मचारी हैं, इनमें से 42% कर्मचारियों ने पदोन्नति प्राप्त की है, तो कुल कितने कर्मचारियों ने पदोन्नति कर ली है। देखिए इसमें लिखा है कि 34 और 50 इतने टोटल कर्मचारी हैं, इसमें से 42% ने जो है क्या कर ली है, पद उन्नति प्राप्त कर ली है। तो ये परसेंट में था। अब हमें ये बताना है कि कितने कर्मचारियों ने पदोन्नति प्राप्त कर ली है उसकी संख्या हमें नंबर्स में बतानी है। चलिए हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो 0 से 0 कट जाएगा, इसको 5 से काटेंगे तो 5 छक्के 30 और 5 नम 45। इसको हमने 5 से काटा तो 5 छक्के 30 और 5 नम 45 हो गया। इसको 5 से काटा तो 5 दूनी 10, 2 से इसको काट दिए तो 21 दूनी 42। यानी जो हमारा आंसर हो जाएगा वो जाएगा 69 मल्टीप्लाई 21। इसका गुणा करें तो देखिए ये तो एक का गुणा करेंगे तो वही हो जाएगा। इसको गुणा करने का शॉर्टकट तरीका है, 9 दूनी 18 किए 8 हसलाई 1, 6 दूनी 12 और 1 13। कितना हो जाएगा, 9 8 6 14 किए 4 हसलाई 1, यानी 1449। कितना आंसर आ जाएगा हमारा, 1449। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 48 को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमें पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 49। तो देखते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 49 में हमसे क्या पूछा गया है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 49 की। तो इसमें लिखा है यदि किसी बिस्कुटों के 12 पैकेटों का मूल्य 240 रुपये है तो बिस्कुट के 8 पैकेटों का मूल्य कितना होगा। देखिए अगर हम 12 पैकेट खरीदते हैं तो 240 रुपये के आते हैं। मान लीजिए हमें एक पैकेट खरीदना है। क्या करना है, एक पैकेट खरीदना है। ये 12 पैकेट का मूल्य है, एक इसका है 12 पैकेट का मूल्य। तो 12 पैकेट का मूल्य कितना हो जाएगा, 240 रुपये। कितना दिया गया है, 240 रुपये। अब अगर हमें एक पैकेट की वैल्यू चाहिए, किसकी, एक पैकेट का मूल्य कितना हो जाएगा, 240 बटे 12। ये एक पैकेट का मूल्य है। ऐसे ऐसे हमें कितने पैकेटों की वैल्यू चाहिए, 8 पैकेट की। 8 पैकेट का मूल्य बराबर 240 बटे 12 गुणे 8। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 12 दूनी 24 और 8 दूनी 16।
कितना आ गया 160 रुपये। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 49 को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमें पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 50। तो देखते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 50 में क्या दिया गया है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 50 की। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 50 में लिखा है कि राम को परीक्षा में श्याम से 8 अंक अधिक मिले और अनिल को उसी परीक्षा में, यानी इसमें 3 व्यक्ति हैं, राम, श्याम और अनिल। कौन कौन? राम, श्याम और अनिल। कितने लोग हैं? 3 लोग हैं, राम, श्याम और अनिल। तो क्या बोल रहा है इसमें? बोल रहा है कि राम को परीक्षा में श्याम से 8 अंक अधिक मिले और अनिल को उसी परीक्षा में राम से। तो देखिए इसमें दोनों की जो कंपैरिजन है, हम किसी एक के अंक मान लेते हैं। हमने मान लिए कि इसमें श्याम को x अंक मिले। कितने मिले? x। यदि श्याम को x मिले होंगे तो राम को उसी परीक्षा में श्याम से कितने अंक मिले हैं? 8 अधिक। तो राम को कितने मिलेंगे? x प्लस 8। और अनिल को उसी परीक्षा में राम से भी 4 अंक अधिक मिले हैं, मतलब x प्लस 8 प्लस 4। तो इसके अंक कितने हो जाएंगे? x प्लस 8, इसके x और इसके कितने हो जाएंगे? x प्लस 8 4 12। तो अनिल के अंक कितने हो जाएंगे? x प्लस 12। यदि तीनों को मिलकर 128 अंक मिले हो तो हम क्या करें? इन तीनों अंकों को जोड़ दें, यानी x प्लस 8 प्लस x प्लस 12 बराबर कितना हो गया है? 128। कितना? 128। चलिए इसको ऐड कर ले तो 1x 2x कितने हो गए? 3x। 12 और 8 मिलके कितना हो गया? 20 बराबर 128। 3x बराबर 128। ये 20 उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 3x बराबर इसमें से घटेगा तो कितना हो जाएगा? 108। x बराबर 108 बटे 3। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 3 तिरका 9, 6 3 18। x का मान कितना आ गया? 36। कितना आ गया? 36। तो राम को मिलने वाले अंक पूछे गए हैं। किसके अंक पूछे गए हैं? राम के। किसके? राम के अंक। तो राम के अंक को क्या माना है? x प्लस 8। क्या माना है? x प्लस 8। x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आई है? 36 प्लस 8। 8 6 14 की 4 हंसा लाइए और एक इसमें जुड़ गया 4, यानी राम के कुल कितने अंक हैं? 44। कितने हैं? 44। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 50 को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 की। तो देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 51 में हमसे क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 51 में बोला गया है कि 6 के पहले 4 गुणजों का योग लिखना है। तो 6 के पहले गुणज क्या होगा? 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौको 24 और 6 पंचे 30। हमसे कितने गुणजों का योग पूछा? पहले 4 गुणजों का। देखिए हमने 4 गुणजों का, हमें इसमें क्या लिखना है? योग लिखना है। चलिए इसको जोड़ लेते हैं। तो 8 4 12, 12 और 2 14, 14 और 6 मिलके कितने हो जाएंगे? 20, 20 का शून्य हंसल लगेगी 2। अब इनको जोड़ेंगे तो 2 2 4 5 और 1 6। कितना हो गया मिलके? 60। कितना हो गया मिलके? 60। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 51 को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमें पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 52। कौन सा देखना है? क्वेश्चन नंबर 52। तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 52 की। तो 128, 288 तथा 160 का मासा यानी HCF निकालना है। किस किस का? 128 किसका निकालना है? 128 और दूसरा 288 किसका? 288 का। और अगला हमें लेना है कौन सा? 128, 288 और 160। क्या लेना है? 160। देखिए हमारी तीनों ही सम संख्या दिख रही हैं, तो हम इसे 2 से काटेंगे तो 6 दूनी 12 और 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। ये हमारा 2 से कट गया। अभी भी सभी सम संख्याएं दिख रही हैं तो अभी भी 2 से काट दो। 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4 और 40 दूनी 80। फिर 2 से काट दो तो 16 दूनी 32, 36 दूनी 72, 20 दूनी 40। फिर 2 से काटो तो 8 दूनी 16, 18 दूनी 36, 10 दूनी 20। फिर 2 से काटो 4 दूनी 8, 9 दूनी 18 और 5 दूनी 10। अब देखें यहाँ पे ये 5 से कटेगा, ये 3 से कटेगा, ये 2 से कटेगा। तो हमें यहाँ पे LCM नहीं निकालना है, हमें HCF निकालना है। क्या निकालना है? HCF। तो HCF की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। कितनी हो जाएगी? 32। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हमें पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 53। तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 53 में हमें क्या पूछा गया है।
तो बात करेंगे अब हम क्वेश्चन नंबर 53 की। इसकी बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 53 की। तो क्वेश्चन नंबर 53 में क्या लिखा है, यदि रमेश के पास अपने धन का 3/7 भाग खर्च करने के बाद, देखिए उसने रमेश का जो धन है, रमेश का धन, तो उसने कितना खर्च किया है, 3/7 उसने खर्च कर दिया है। मतलब ये उसने खर्च किया है, ये उसने क्या किया है, खर्च किया है। ये उसके पास कुल धन है, कुल धन। तो उसके पास शेष कितना बचा, अब हमें क्या निकालना है, शेष धन। क्या निकालना है, शेष धन। देखिए उसके पास कुल 7 है, उसमें से 3 खर्च कर दिया, तो अब उसके पास शेष धन कितना बचेगा, 4। कितना बचा, 4। हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कि उसके बाद 100 रुपए शेष बचते हैं। कितने बचते हैं, 100 रुपए शेष बचते हैं, और हमारे अनुसार उसके 4 रुपए शेष बचते हैं। तो प्रारंभ में उसके पास कितने थे, तो प्रारंभ में उसके पास कितने माने हैं, 7। तो 25 चौका 100 और 25 सत्ते 175, यानी प्रारंभ में उसके पास कितने धन था, 175 रुपए था। कितना था, 175 रुपए था। इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 53 को कंप्लीट कर लिया है। अब हमें पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 54। तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 54 की। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 54 की। तो इसमें लिखा है, राम ने 15 रुपए में 1 दर्जन कलम बेचने पर 25% लाभ अर्जित किया। यानी 1 रुपए में कितनी बेची हैं, 15। ये क्या है, उसका विक्रय मूल्य। क्या है, विक्रय मूल्य। क्या है उसका विक्रय मूल्य, हम यहाँ पे लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है। क्या पूछ रहा है कि राम ने 15 रुपए में 1 दर्जन बेचने पर, यानी उसका जो विक्रय मूल्य दिया गया है, विक्रय मूल्य वो कितना है, 15 रुपए में कितनी बेच रहा है, 1 दर्जन का मतलब 12, ये उसका विक्रय मूल्य है। उसका लाभ कितना है, उसका लाभ बराबर कितना दिया गया है, 25%, ये उसका लाभ हो जाएगा। और क्या दिया गया है, अर्जित किया, तो 12 रुपए में 15 कलमें बेचने से उसे कितने प्रतिशत की हानि होगी। अब हमसे क्या पूछ रहा है, हानि पूछ रहा है। देखिए उसने 15 रुपए में 12 रुपए से 12 रुपए में 15 कलमों को बेचने पर उसे कितने रुपए की हानि होगी। पहले उसने इतने की बेची, तो उसे 25% का क्या हो रहा है, लाभ। क्या हो रहा है, लाभ। तो और हम फिर क्या कर रहे हैं, पहले हम इसका क्या निकाल लें, किराए मूल्य के। उसने इसे किराए मूल्य यानी खरीदी कितने में थी, तो किराए मूल्य बराबर हो जाएगा 100 गुणे विक्रय मूल्य, 100 गुणे विक्रय मूल्य बटे 100 प्लस लाभ %। ये हमारा इस यहाँ से क्या निकल के आएगा, क्रय मूल्य। 25 चौको 100 और 25 पंचे 125 और 5 15 और 3 चौको 12, क्रय मूल्य बराबर 4 से 4 कट गया। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि उसका जो क्रय मूल्य है वो 1 रुपया है। 1 रुपए की 1 आती है, कितनी आती है, 1 रुपए की 1 आती है। वो बेच कितने की रहा है, 1 रुपए की 1 आती है, और 1 रुपए में 15 कलमें बेचने पर, तो 1 रुपए की जब 1 आएगी तो 15 रुपए की 12 रुपए की उसमें बेच दी कितने, ये जो 12 रुपए की है तो ये 12 रुपए के हो गई, उसने बेच दी है कितनी, 15, मतलब 3 एक्स्ट्रा दे दी है, तो 3 की उसको क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100, तो 3 चौको 12 और 25 चौको 100, यानी जो उसकी हानि % हो जाएगी वो 25% उसकी क्या हो जाएगी, हानि %। क्या हो जाएगी, 25% उसकी हानि %। इस प्रकार से 54 हमने क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 55। तो देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 55 में हमसे क्या पूछा गया है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 55 की। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 में लिखा है, रमेश ने 2 रेडियो बेचता है जिनमें से प्रत्येक का विक्रय मूल्य 150 रुपए है। देखिए ये मान लिया हमने उसका क्रय मूल्य है, और ये मान लिया कि उसका विक्रय मूल्य है। 2 रेडियो बेची जिनमें से दोनों को 150 रुपए में क्या किया है, बेचा गया है। एक रेडियो पर उसे 25% का लाभ और दूसरे पर 25% की हानि होती है। तो उसका ये बताना है हमें कि कुल लाभ हुआ है कि कुल हानि हुई है। तो यहाँ पे हम क्या करें, यहाँ पे हमने क्या समझ लिया है, यहाँ पे हमने समझा कि उन दोनों के ही क्या है, विक्रय मूल्य बराबर है। मान लिया उसका पहले पे उसको 25% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो 25% का लाभ का मतलब 25/100,
25% लाभ का मतलब 25/100, 25 एकम 25 चौको 100। यानी यदि वो 4 रुपए की चीज खरीदता है, ये हमने उसका मान लिया किराए मूल, 4 रुपए की चीज खरीदता है तो 1 रुपए का लाभ अर्जित करके मतलब 5 में बेच देता है। दूसरे में उसको 25% की हानि हो रही, मतलब 4 रुपए की खरीदता है तो उसका भी आंसर 1/4 आएगा। जब हानि आएगी तो ऊपर वाले को नीचे वाले में से घटाना है, यानी 4 में से 3। तो क्या कर रहा है वो, 4 की खरीद रहा है तो पहले वाले को 5 में बेच रहा है, इसको 4 का खरीदा है तो 3 में बेच रहा है। इस प्रकार से एक पे लाभ और एक पे हानि हुई है। लेकिन हमें कहा गया है कि विक्रय मूल्य दोनों ही स्थितियों में कैसे हैं, बराबर हैं। तो यहाँ पे बराबर करने के लिए इसमें 3 का गुणा कर दें और इसमें 5 का कर दें। तो जब दोनों में गुणा होगा तो फिर दोनों साइड होगा, यानी 4 × 12 और 5 × 15। यहाँ कितना हो जाएगा, 5 चौको 20 और 5 × 15। यानी रियल मतलब आ गया कि उसने 15 रुपए की खरीदी, सॉरी 12 रुपए की खरीदी, 15 की बेच दी। यहाँ 20 की खरीदी और 15 की बेच दी। तो उसका टोटल विक्रय मूल्य यहाँ पे कितना हुआ, 32 रुपए। ये उसका क्या है, किराए मूल्य। और उसने 30 की बेची, यानी कोई चीज उसने 32 रुपए में खरीदी हो, 30 की बेच दी। स्वाभाविक सी बात है उसको हानि हुई है कितने की, 2/32 गुणा में 100। हमें उसमें क्या निकालना था, हानि परसेंट। तो उसका लाभ या हानि ज्ञात कीजिए, बस हमें यही निकालना था। क्या निकालना था, तो उसमें पूछा गया है कि उसका लाभ हुई कि हानि हुई। तो उसमें बेचा गया है तो कुल हानि या लाभ ज्ञात करें। तो उसका टोटल कितने रुपए का हानि या लाभ हुआ है। चलिए हमें ये बात करनी है, हमें इसमें परसेंटेज नहीं लिखाना था। उसमें ये पूछा गया उसको टोटल लाभ हुआ कि हानि हुआ। तो जब वो दोनों को 150-50 में बेचेगा, मतलब दोनों रेडियो को कितने में बेचेगा, 300 रुपए में। और हमने तो बेचा 30 में। हमसे क्या पूछा गया, उसका लाभ या हानि। तो उसको हानि हुई है कितने की, यहाँ पे अंतर कितने का दिया है, 2 रुपए का। तो 2 का गुणा कर दे, 30 से 30 कट जाएगी। इनकी जो उसकी हानि आई है वो 20% उसकी क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 20% उसकी हानि हो जाएगी। तो आशा करूंगी कि आपको क्वेश्चन नंबर 55 अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 56। तो देखते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 56 में क्या दिया गया है। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की। संख्या 105 में गुणनखंडों की संख्या पूछी गई है हमें। तो देखिए हम 105 में गुणनखंडों की संख्या को 2 तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे, एक तो हम इसमें 1 का भाग लगाएंगे तो 105 बार ही जाएगा। फिर 2 का भाग इसमें जाएगा नहीं, 3 का लगाएंगे तो 3 × 3 = 9 और 1 बचेगी, 5 × 3 = 15, यानी 35 बार। और किसका भाग लगा सकते हैं, 3 के बाद 4 का जाएंगे, 5 का लगाएंगे तो 5 दूनी 10 और 5 एकम 5। और किसका भाग लगा सकता है इसमें, किसका, 7 का। तो 7 एकम 7, 7 एकम 7 तो 7 × 5 = 35, 15 × 7 = 105। तो अब हम देखिए ये हमारे गुणनखंडों की संख्या निकल के आई है। कैसे निकाला, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें टोटल कितने गुणनखंड है, 8। इसकी दूसरी विधि, दूसरी विधि जान लीजिए, दूसरी विधि। तो देखिए इसकी दूसरी विधि क्या हो जाएगी कि आपको 105 का एलसीएम काटना है। काटा तो मान ली हमने पहले 3 से काट दिया, 3 × 3 = 9, 3 × 5 = 15। फिर किससे काट दिया, 5 से, 5 × 7 = 35 और 7 एकम 7। अब ये कैसा लिखे जाएगा, 3 × 5 × 7। इनके ऊपर, सबके ऊपर एक एक घात है, इसलिए हमें एक एक घात इनकी बढ़ा के लिखनी है। कब, जब गुणनखंडों का योग निकालना है। तो ये हो जाएगा 2 × 2। ये 2 2 कहाँ से आया, इनकी घात पे एक एक बढ़ाने पर। तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8। और यहाँ पर भी कितना आया था, 8, और यहाँ पे भी आया 8। तो जो विधि आपको अच्छी लगे आप उससे इसको निकाल सकते हैं। तो आशा करूंगी कि आपको क्वेश्चन नंबर 56 अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 57। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 में हमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 57। तो कुछ आमों का भार 2 किलो 600 ग्राम है। आमों का भार दिया गया है हमें, क्या दिया गया है, आमों का भार कितना दिया है, 2 किलो 600 ग्राम। ये भार हमें दिया गया है 2 किलो 600 ग्राम। तथा कुछ सेबों का भार दिया है 1 किलो 450 ग्राम। ये आम इतने हैं। सेब कितना दिया गया है हमें, सेब दिया है 1 किलो 450 ग्राम। ये हमें सेब दिया गया है। आमों का भार सेबों के भार से कितना अधिक है। आमों का भार सेबों के भार से कितना अधिक है, मतलब हमसे क्या पूछ लिया, इनका अंतर पूछ लिया। देखिए 600 में से 450 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 0 में से 0 जाएगा 0, 0 में से 5 जाएगा 5, और यहाँ पे 1 जाएगा तो क्या बचेगा 150। ये तो आ गया हमारा ग्राम में। 2 किलो में से 1 किलो जाएगा तो क्या बचेगा 1 किलो।
यानी कितना अधिक है, तो 1 किलो 150 ग्राम, कितना 1 किलो 150 ग्राम। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 57, ये कौन सा पढ़ लिया हमने, क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमें पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 58। तो देखते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 58 में हमसे क्या पूछा गया है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 58 की। क्वेश्चन नंबर 58 में लिखा है कि एक मालगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है और कुछ दूरी 4.5 घंटे को पूरा करती है। उसकी दूरी को 4 घंटे में पूरा करने के लिए रेलगाड़ी की गति कितनी होगी। देखिए रेलगाड़ी क्या करती है, रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है और कुछ दूरी 4.5 घंटे में पूरी कर लेती है। यानी जो हमें यहाँ पे देखिए, हम कैसे लगाएंगे इसको, हम देखेंगे दिया गया है, क्या लिखेंगे, दिया गया है। तो हमें यहाँ पे बात की गई है रेलगाड़ी की चाल, किसकी चाल, रेलगाड़ी की चाल। रेलगाड़ी की चाल बराबर कितना हो जाएगा, 80 किलोमीटर प्रति घंटा, 80 किलोमीटर प्रति घंटा, ये उसकी चाल दी गई है। और समय, समय कितना दिया गया है, समय बराबर दिया गया है 4.5 घंटे। इतने घंटे में वो पूरा कर लेती है। तो पूरी करने, अब वो पूछ रहा है कि देखिए हमने यहाँ पे 4.5, यानी 4.5 का मतलब क्या हुआ, 4.5 घंटा। इसका मतलब क्या होगा कि वो रेलगाड़ी है इसको 4.5 घंटा में पूरा करती है। अगर इस रेलगाड़ी को उसे 4 घंटे में तय करना है तो कितना समय, मतलब किस स्पीड से चलना पड़ेगा। तो पहले तो हम वास्तविक दूरी निकाल लें, क्या निकाल लें, दूरी। तो देखिए दूरी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, क्या हो जाएगा, तो चाल क्या है उसकी, देखिए उसकी चाल कितनी दी गई है, 4.5। 4.5 को कैसे लिखा जाएगा, 4.5 को हम लिखेंगे 4 सही 1/2। समय कितना दिया गया है, चाल कितनी दी गई है हमें, 80, कितनी दी गई है, 80। समय दिया गया है 4.5 घंटा, 4.5 घंटे का मतलब 4 सही 1/2। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 80 गुणे 4 दूनी 8 और 1 9/2। 2 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 4 और 9 चौको 36, यानी 360 किलोमीटर। ये क्या हो जाएगी उसकी दूरी। इसको 4 घंटे में पूरा करना है, यानी 4 घंटे में पूरा करना है। तो अब हमें उसकी चाल निकालनी है, क्या निकालनी है, चाल। चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे समय, क्या हो जाएगा, दूरी बटे समय। दूरी कितनी आ गई है 360, समय कितने में पूरा करना चाहते हैं हम इसे, 4 घंटे में। तो देखें यहाँ पे 9 चौको 36, कितना हो जाएगा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की यदि स्पीड से ट्रेन चलेगी तो 360 किलोमीटर की दूरी कितनी देर में पूरी कर लेगी, 4 घंटे में पूरी कर लेगी। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 58 को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 59। तो देखते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 59 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 59, एक व्यक्ति अपनी यात्रा का आधा भाग 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा शेष आधा भाग 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो उसकी क्या पूछी गई है, औसत चाल पूछ ली है। तो बताएं कि औसत चाल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा। तो औसत चाल बराबर क्या होता है, औसत चाल बराबर होता है 2xy बटे x प्लस y। जहाँ पे x y क्या है, ये अलग अलग चालें दी गई हैं। यानी पहली चाल वो कितने से कंप्लीट करता है, 6 किलोमीटर और दूसरी 3 किलोमीटर। 6 किलोमीटर और 3 किलोमीटर और दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 9 किलोमीटर प्रति। अब इसको चलिए काटते हैं, तो 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6। तो जो उसकी औसत चाल है वो कितनी हो जाएगी, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 59 का हमारा आंसर आ गया है। अब हमें पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 60। तो बात करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 60 में हमसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 60, तो 1680 रुपये 12% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर कितने समय में इतने हो जाएंगे। इसको भी हम क्या करेंगे, लिखेंगे दिया गया है। तो इसमें प्रिंसिपल यानी मूलधन कितना दिया गया है, इसमें मूलधन दिया गया है 1860, कितना 1860। और क्या दिया गया है, दर, यानी इसकी इंटरेस्ट जो रेट है वो कितनी दी गई है, 12%। और इसका मिश्र धन क्या है,
मिश्र धन भी दिया गया है कितना 2641.2 ये हमें इसका मिश्र धन दिया गया है। और हमसे इसमें समय की वैल्यू पूछ ली है, इसकी वैल्यू पूछ ली है समय की। चलिए देखते हैं कि हमें इसका क्या निकालना है, ब्याज निकालना है। तो ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, मिश्र धन माइनस मूलधन, यानी 2641.2 इसमें से क्या घटा दें 1860। तो देखें यहाँ पे क्या बचेगा 0.2 ज्यों का त्यों, और इसमें से 0 जाएगा तो 1 ही बचेगा, 14 में से 6 जाएंगी तो 8 बचेंगी, और 16 में से 9 चली जाएंगी तो कितनी बचेंगी 9 7 16। ये तो आ गया उसका ब्याज। अब हम ब्याज का फॉर्मूला लगा देंगे। तो ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। इसको सॉल्व करेंगे तो ब्याज हो जाएगा हमारा 1781.2 बराबर मूलधन दिया है 1680, दर 12%, समय की वैल्यू बतानी है, बटे में हो जाएगा 100। अब देखिए क्या करते हैं, ये 100 का इधर गुणा कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इसका 1 पॉइंट तो इसमें कट गया, 1 0 बढ़ जाएगा और ये संख्या हमारी बटे में आ जाएगी। कौन 1680 गुणा कितना हो जाएगा 12, और ये किसका मान होगा हमारा t यानी समय का। अब इसको क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। तो देखिए कैसे, 0 से 0 काट देंगे, इसको थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं और इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए कैसे, ये लिखा हुआ है समय बराबर क्या हो जाएगा 78/12, और बटे क्या लिखा है 168 गुणा 12। तो देखिए यहाँ पे किससे कट रहा है, ये 12 एकम 12, 12 पंचे 60, 12 छंग 72 कितना हो जाएगा। इसको अगर हम 12 से काट दें तो 12 छंग 72, कितनी बचेगी 6, कितनी बचेंगी 6, और एक ये ले लेंगे तो 12 पंचे 60 और एक बच जाएगा 12 एकम 12, कितना बचेगा 651, कितना बचेगा 651 बटे 168। अब देखिए ये किससे कट रहा है, इसको काटने का प्रयास करते हैं। तो इसका जो हमारा आंसर आ रहा है उसको हम अगर हम इसको काटें तो देखिए 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 30 48, 16 चौको 64। अगर हम 168 गुणा, तो देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3.5 वर्ष। कितना आंसर आएगा हमारा 3.5 वर्ष, यानी 3.5 वर्ष में ये वैल्यू हमारी इतनी हो जाएगी। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 60 हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 60 तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। जय भीम, जय भारत।